दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में खाद्य संकट आने वाला है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जिस तरह से आज स्टॉक लिमिट लगाई है भारत सरकार ने, वो कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या भारत सरकार के आंकड़े और भारत सरकार के जो डिसीजन हैं, क्या उनमें कोई तालमेल है, या हमें आने वाले दिनों की आहट मिल रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति चिंताजनक हो सकती है और शायद भारत सरकार उसकी तैयारी में लग गई है। एक बात तो ये अच्छी है कि भारत सरकार ने चिंताजनक स्थिति को समझा और उस पर तुरंत कार्रवाई पे ध्यान देने की कोशिश करी। लेकिन जो आंकड़ा दिखाया गया है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नहीं, स्थिति संतोषजनक है, मैं उससे कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं हूं। और यहाँ पे दो मंत्रालयों की स्थिति सामने आती है। एक है कृषि मंत्रालय और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो एफसीआई या पीडीएस को भी मैनेज करता है। दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट आंकड़े रखूं तो वो ये इस तरह से हैं कि मई 25, 2023 को आंकड़ा छपा था रॉयटर्स में कि भारत में इस बार जो व्हीट प्रोडक्शन हुआ है वो 112.7 मिलियन टन, करीब 113 मिलियन टन के आसपास है। और जो चावल का उत्पादन है इस बार करीब 127 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसका मतलब गेहूं और चावल मिला के करीब 240 मिलियन टन इस बार प्रोडक्शन होगा। इस आंकड़े को ध्यान से रखिएगा। इस समय जो एफसीआई का स्टॉक है वो करीब 31 मिलियन टन है। जून 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और जो चावल है वो करीब 26 मिलियन टन के आसपास है। और जो अनमिल्ड राइस, अगर मैं जो जिसका भी चावल नहीं बना है, जो पैडी के रूप में रखा हुआ है गोडाउन में, वो करीब 22.5 मिलियन टन है। तो अंदाजन मैं लगाता हूं कि अगर ढंग से भी मिलिंग नहीं होती है तब भी 15 मिलियन टन आपके पास पैडी मतलब राइस और है जो पैडी से कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि करीब 40 मिलियन टन आपके पास चावल है और करीब 30 मिलियन टन के आसपास आपके पास गेहूं है, तो 70 मिलियन टन और हो गया। 240 मिलियन टन और 70 मिलियन टन कितना हुआ? 310 मिलियन टन। दोस्तों, अब स्थिति यह है कि इस देश की आबादी है 140 करोड़। अगर मैं एवरेज कंजम्पशन भी लगाऊं कि ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में साल भर में एक आदमी गेहूं चावल मिला के करीब 1 टन के आसपास कंज्यूम करता है, ये मैं हायर साइड ले रहा हूं, उससे कम ही होगा। तो आपको चाहिए करीब 140 मिलियन टन। आज स्थिति आपकी यह है कि आपके पास है करीब 310 मिलियन टन का एस्टीमेट। सवाल ये है, तो क्या हिंदुस्तान में शॉर्टेज है? शॉर्टेज नहीं है। तो फिर स्टॉक लिमिट क्यों लगाई गई? जब किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है तो उस चीज की होर्डिंग कोई व्यापारी क्यों करेगा? सबसे पहला सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहला एजम्पशन ये लूं कि जो भारत सरकार ने प्रोडक्शन के आंकड़े दिए हैं वो ठीक नहीं, इसका मतलब जो प्रोडक्शन का स्टेटस है और जो एफसीआई में जो इस समय जो स्टॉकिंग है उसमें कहीं ना कहीं आंकड़ों में गड़बड़ है। सरकार शायद बताए या ना बताए, लेकिन एक असेसमेंट तो यह निकलता है इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए। मान लीजिए दूसरी स्थिति यह है कि इस देश में आंकड़े सही हैं। इसका मतलब हमारे पास 310 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन होना चाहिए। चलिए मैं ये कहता हूं कि 310 के जगह अभी 127 मिलियन टन जो प्रोडक्शन आना है, अगर मैं उसको हटा भी दूं, फिर भी 220 मिलियन टन के आसपास आपके पास आज की तारीख में स्टॉक है। अगर मैं ये मान लूं कि अभी पैडी का क्रॉप नहीं आया है, बिल्कुल जीरो है, 2023 को हम आंकड़ा जोड़ते ही नहीं, तब भी आपके पास 220 मिलियन टन के आसपास व्हीट प्लस राइस इस देश में है। जब अगर मैं जून के आंकड़े की बात कर रहा हूं, अब स्थिति देखिए इंटरेस्टिंगली। हिंदुस्तान में अगर टोटल स्टॉक अगर हमारे पास है 220 मिलियन टन, तो हमारे पास वेयर हाउसिंग कितना है? टोटल जो गोडाउन है भारत सरकार के या पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के, वो है 90 मिलियन टन।
तो 220 मिलियन टन तो आप गोडाउन में रख ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि छोटे बड़े व्यापारियों ने अपने गोडाउन्स में माल रखा होगा। कितना रख लिया होगा, पहला सवाल। और अगर रख भी लिया होगा तो हिंदुस्तान में कंजम्पशन तो टोटल मिला के 140 मिलियन टन है, आपके पास ऑलरेडी 220 मिलियन टन का माल है। तो मुझे एक चीज बताइए कि किसी सरप्लस प्रोडक्ट का कोई होर्डिंग करता है क्या? कोई भी जमाखोरी करेगा तो उस चीज की करेगा जिसकी बाजार में शॉर्टेज है। सरप्लस प्रोडक्ट का होर्डिंग, स्टॉकिंग कौन करता है? किसी भी व्यापारी से पूछिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। पहला डाउट यहां क्रिएट हो रहा है कि क्या हमारे आंकड़े सही हैं या नहीं। दूसरा, हिंदुस्तान में जब टोटल वेयरहाउसिंग फैसिलिटी 90 मिलियन टन है और उसमें से करीब 60 मिलियन टन तो एफसीआई की अपनी है या किराए पे है, जो एफसीआई लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर में बची 30 मिलियन टन। माल आपके पास है 220 मिलियन टन। जैसा मैंने कहा कि एफसीआई के पास इस समय करीब 40 + 30 70 मिलियन टन है। तो एफसीआई के गोडाउन तो पूरे भरे हुए हैं जो उन्होंने किराए पे लिए हुए हैं। आपको क्या लगता है बाकी 30 मिलियन टन में प्राइवेट सेक्टर ने 140 मिलियन टन स्टॉक कर लिया होगा? क्या ये लॉजिकल लगता है? और अगर किसी ने रखा भी होगा, घरों में भी रखा होगा, छोटी छोटी दुकानदारों ने भी रखा होगा, तो अपनी जरूरत के लिए रखा होगा। तो स्टॉक लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? आपको इसको समझना होगा। इसका मतलब यह है कि जो आंकड़े सरकार बता रही है उसके पीछे की कहानी कुछ और है, और आज मैं आपके सामने वो कहानी रखने वाला। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, हिंदुस्तान में अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं, मैंने एक असेसमेंट किया है, 2021 का आंकड़ा ले लीजिए, मैं जून की बात कर रहा हूं। 2021 में जून के समय भारत सरकार के पास करीब 60 मिलियन टन गेहूं था, और अप्रैल आते आते वो घट के हो गया 18 मिलियन टन। कंजम्पशन हुआ, एफसीआई ने स्टेट्स को दिया, लोगों में बांटा गया, तो करीब 42 मिलियन टन के आसपास बटा। और सही भी है क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, बांटा गया। 2022 में जून के महीने में था हमारे पास 31 मिलियन टन, और घट के वो हो गया 8.3 मिलियन टन अप्रैल 2023 में। अब अगर मैं इसको देखता हूं कि आज स्थिति क्या है, आज करीब व्हीट है एफसीआई के पास 32 मिलियन टन। अब स्थिति यह है कि 2024 में अगर हम ऑफटेक की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रैल आते आते एफसीआई के गोडाउन में गेहूं ना रहे। और अगर गेहूं नहीं रहा, इलेक्शन का टाइम है, मार्केट में रेट बहुत बढ़ जाएंगे और पीडीएस के लिए आपके पास अनाज नहीं होगा, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार का यह प्रयास है कि जितना अभी लोगों ने होर्डिंग और स्टॉकिंग किया हुआ है, एक तो उस सब की जानकारी हो कि टोटल एक्चुअल स्टॉक इस समय देश में कितना है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं भारत सरकार खुद इस आंकड़ा 112 मिलियन टन जो कहा है कृषि मंत्रालय ने, उससे खुद संतुष्ट नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पिछले साल में 3 से 5% जोड़ के छाप देते हैं। चाहे हिंदुस्तान में तूफान आए, बारिश आए, कीड़ा लगे, हिंदुस्तान की प्रोडक्शन कम नहीं होती, क्योंकि हर आदमी को अपनी नौकरी बचानी है। हर आदमी ये प्रूव करना चाहता है जी मैंने बहुत मेहनत कर ली। ये स्थिति है। इसीलिए जिस तरह से हिंदुस्तान में खाद्यान्नों में या खाद्य पदार्थों में जो इन्फ्लेशन होता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा डेटाबेस ही रिलायबल नहीं है। और सरकार को करना क्या चाहिए? अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और हो सके तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और चर्चा करें, और जो आपके पॉलिसी मेकिंग में दोस्त हैं, व्यापार में दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें
और उनसे पूछें कि आंकड़े सही है या गलत है, क्योंकि ये मेरा असेसमेंट है। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको फेस वैल्यू पे लें। आप अपने दोस्तों से चर्चा करें, पॉलिसी मेकर्स के साथ चर्चा करें, जिससे मर्जी करें, और उनसे कहें आंकड़े बताएं, ओपिनियन नहीं, डेटा बताएं। अब सवाल यह आता है कि हिंदुस्तान में हमारे पास रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। हमें आज सैटेलाइट से ये पता लग जाता है कि किस महीने कहां पे क्रॉप कितनी है, और हमारे पास सैकड़ों हजारों एक्सटेंशन वर्कर्स हैं जो ये ग्राउंड लेवल से आपको जीपीएस टैग्ड डेटा दे सकते हैं कि फसल की स्थिति कहां पे क्या है। क्या हमारे रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट और फील्ड डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां पे भी आपको सैटेलाइट से डिफरेंट शेड्स दिखते हैं, ग्रीन की जगह येलो दिख रहा है, ब्राउन पैच दिख रहा है, कहीं और कुछ दिख रहा है, इसका मतलब वहां की फसल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत वहां के एक्सटेंशन अधिकारियों को बोला जाए कि आप इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाइए, जीपीएस कोऑर्डिनेट उनको दिया जाए कि आप वहां पे जाके फसल की स्थिति, सही जानकारी अपलोड करिए और उसके फोटोग्राफ अपलोड करिए और किसान से बात करिए, क्योंकि सरकारी अधिकारी हो सकता है फिर उस पर लिपापोती में कोशिश करें कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल। चाहे सैटेलाइट से गड़बड़ दिखे, नीचे वालों को लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, नौकरी का सवाल है। किसान से पूछे और फसल की फोटो ले, आसपास की खेत का वीडियो लेके अपलोड कर दें। जब तक आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लोगे, आप सरकारी आंकड़ों के ऊपर आदमियों से और डिपार्टमेंट से और डायरेक्टरों से कहोगे कि आप अपलोड कर दो, तो आपको फैब्रिकेटेड डेटा ही मिलने वाला है। सिर्फ टेक्नोलॉजी, चाहे वो जीपीएस हो, आप ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जहां पे डाउट हो आप वहां पे ड्रोन भेज के क्लोजअप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं फील्ड के, और उसको आप अपलोड कर सकते हैं विद जीपीएस टैगिंग। जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो फिर एग्रीकल्चर डेटा रिलायबल क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे भी राजनीति है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा, जहां तक बात है कंजम्पशन और प्रोडक्शन डेटा का, बहुत सारी फसलों में हमारे पास प्रोडक्शन डेटा है, लेकिन बहुत सारी फसलों का हमारे पास डिमांड डेटा या कंजम्पशन डेटा नहीं है। क्या आपने आज तक भारत सरकार में या किसी भी डॉक्यूमेंट में ये देखा कि हिंदुस्तान में टोटल प्याज की डिमांड कितनी है? आपने प्रोडक्शन डेटा देखा होगा कि प्रोडक्शन कितना है, कभी आपने डिमांड की डेटा देखा? नहीं देखा होगा। कंजम्पशन डिमांड आपने डेटा नहीं देखा होगा। चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो वीट हो या राइस हो। एक एनएसएसओ जरूर सर्वे करता है कि कंज्यूमर ने कितना पैसा खर्चा फसल खरीदने में, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं होती है। और बहुत सारी जगह पे ये असेसमेंट गेस्टिमेट होता है, इवन एस्टिमेट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर हम खेती के साथ राजनीति करते रहे तो भारत की खाद्य सुरक्षा पे संकट निश्चित है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि खेती के बारे में हम तब चर्चा करते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। किसान नेताओं को भी नेता बनना है, उनको भी टिकट चाहिए। जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आप उनके बायोडाटा उठा के देख लीजिए, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म लिखी होती है, 90% या 80% लोग अपने नाम के आगे किसान लिखते हैं कि खेती हमारा एक व्यवसाय है। और जितने बाकी किसान नेता हैं उनका एस्पिरेशन है पॉलिटिक्स। इसीलिए हिंदुस्तान में जो खेती है, मैं उसको कहता हूं ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अभी तक भारत में जो कृषि है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बनी। कभी भी आपने किसान नेताओं को टेक्नोलॉजी की बात करते नहीं सुना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते नहीं सुना होगा, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए इस पे कोई चर्चा नहीं होती, कौन सी टेक्नोलॉजी किसानों के लिए सही है इस पे कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ चर्चा होती है एमएसपी पे, सरकार से मुआवजे पे, लोन माफी पे। कुल मिला के सबकी निगाहें टैक्स पेयर के पैसे पे, परफॉर्मेंस पे नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे नहीं है, क्वालिटी पे नहीं है, और किसी चीज पे नहीं है। राजनीति और टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से वसूल किए जाए,
किस तरह से राजनीति को दिखा के टैक्स पेयर को चूसा जाए और टैक्स पेयर के पैसे से कैसे राजनीति की जाए, हिंदुस्तान की खेती बस यहीं तक सीमित रह गई। आपका क्या विचार है दोस्तों हिंदुस्तान की खेती के बारे में? मेरे लिए तो एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। अभी तक एग्रीकल्चर इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। आपकी क्या सोच है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो उन लोगों तक ये विचार पहुंचाइए आपको अगर लगता है कि जो लोग खेती संबंधित हैं और खेती में सुधार चाहते हैं। आप लोगों ने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खेती के जो मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वंदे मातरम।